नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी। और आज हम अपनी कक्षा के अंतर्गत हमारी इकाई 2 है, जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में बताया गया है। उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी सामग्री जो शिक्षण कार्य को रुचिकर प्रभावपूर्ण बनाए, वो सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा के अंतर्गत शिक्षण के दौरान करता है और ये दो प्रकार से उपयोग में लाई जाती है, जिसके अंतर्गत पहला है प्राथमिक शिक्षण अधिगम सामग्री और द्वितीयक शिक्षण अधिगम सामग्री। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षण सामग्री की। इसमें दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के सामग्री होती है। प्राथमिक के अंतर्गत यहाँ पर श्यामपट्ट, आजकल ग्रीन बोर्ड, इसके अलावा और भी प्रकार के बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ठीक है, इसका प्रयोग प्राथमिक के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम बात करें उच्चारण, प्राथमिक सामग्री के बारे में बात करते हैं, तो उच्चारण शुद्ध कराने, उच्चारण शुद्ध कराने, उनके अर्थ लिखने के लिए, इनका उपयोग किया जाता है। समझने के आधार पर अगर हम बात करें तो उच्चारण को शुद्ध कराने, जब अध्यापक अपना शिक्षण कार्य करवा रहा होता है, तब कहीं कहीं पर उच्चारण शुद्ध, बालक है वो विद्यार्थी है वो गलत उच्चारित करते हैं, तो अध्यापक है उनको शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। श्यामपट्ट पर चौक के माध्यम से वो लिखता है, कहीं पर गलतियां होती है, अपेक्षित सुधार, सही गलत का जो अंतर है वो विद्यार्थियों में श्यामपट्ट के सहायता से करता है। और ये श्यामपट्ट है वो प्राथमिक शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है। अब है द्वितीयक। द्वितीयक के अंतर्गत वस्तु का मूर्त रूप, वस्तु का मूर्त रूप यानी मूर्त रूप, मॉडल, चित्र, दृष्टांत, उदाहरण, ये सारे द्वितीयक शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आते हैं। हम लोग समझते हैं द्वितीयक शिक्षण सामग्री को। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से इनका प्रयोग किया जाता है, पाठ की प्रकृति तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग किया जाता है। और शिक्षक अपनी सूझबूझ द्वारा शिक्षण में इनका प्रयोग यथास्थान
करता है। शिक्षक अपनी सूझबूझ द्वारा शिक्षण में इनका प्रयोग यथा स्थान करता है। अब द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत ये सामग्री लेती है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन वो द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। ये शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। पाठ की प्रकृति, ऐसा नहीं कि हम लोग जिसका मॉडल हमें दिखाने का कोई महत्व ही नहीं, मतलब कि अगर शिक्षण में कार्य करवाते समय अध्यापक को अगर लगता है कि उस चीज़ का मॉडल बनाने पर मेरा शिक्षण प्रभावी होगा, तभी उसका मॉडल, चित्र या दृष्टांत या उदाहरण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि किसी भी हर पाठ के मॉडल बना दिए जाए और फिर समझाया जाए। जरूरत हो, आवश्यकता होने पर ही उसका मॉडल बनाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अध्यापक अपनी पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को बहुत अच्छे सरल ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो उदाहरण भी ऐसे होने चाहिए जो कि पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। किसी भी प्रकार का उदाहरण हम हर तरह की विषय वस्तु के अंतर्गत उपयोग में नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक की सूझबूझ पर आधारित होती है या सूझबूझ पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये है हमारे प्राथमिक और द्वितीयक साधन। अब इसके महत्व की हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका किस दृष्टि से ये महत्व रखते हैं। सहायक साधनों का महत्व। सहायक साधनों का महत्व। पहला, पाठ के अंश को समझाने की दृष्टि से जो विषय वस्तु है उसको समझाने की दृष्टि से सहायक साधन महत्व रखते हैं। फिर दूसरा है देखने सुनने की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण रहता है। देखना सुनने की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण रहता है। जब ये सहायक साधनों को विद्यार्थियों को दिखाया जाता है, जो शिक्षण कार्य है वो और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहता है। इस दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री महत्व रखती है। फिर है पाठों को रुचिकर बनाने की दृष्टि से जो इस शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है, उससे जो पाठ दिए हैं, जो पाठ में नीरसता होती है वो समाप्त होती है और रुचि पाठ है वो रुचिकर बन जाता है। इस दृष्टि से ये महत्व रखता है। फिर है समय की दृष्टि से जब हम लोग सहायक साधनों का उपयोग करते हैं तो विषय सामग्री और विद्यार्थियों को जल्द ही समझ में आ जाती है। अध्यापक को बार बार अपना समय उस विषय सामग्री को समझाने के लिए व्यर्थ नहीं करना होता है, क्योंकि एक बार चीज़ को समझाने के बाद अध्यापक जब बार बार समझाता है तो वो परेशान हो जाता है। और जब ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक को कम समय में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है और विद्यार्थी भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसी दृष्टि से ये समय की बचत भी करवाता है। फिर है विचार शक्ति और कल्पना शक्ति। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कैसे? जब विद्यार्थियों के समझ पाठ से संबंधित जो मॉडल, चार्ट, दृष्टांत उपस्थित रहते हैं तो विद्यार्थियों में उन्हें जानने की इच्छा और जागृत होती है। विद्यार्थी उनको जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न अध्यापक से करते हैं और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की विचारों की जो शक्ति है और कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। विद्यार्थी
छोटी छोटी बातों को लेकर विभिन्न प्रकार के विचार तर्क वितर्क करते हैं, जिससे कि विषय वस्तु तो उनको समझ में आती ही है, इसके अलावा अन्य संबंधित जानकारी को प्राप्त करने का भी वो प्रयास करते हैं। अब है उद्देश्य, इन सहायक साधनों का उद्देश्य। सहायक साधनों का उद्देश्य मतलब शिक्षण के अंतर्गत उद्देश्य, इनका शिक्षण में क्या उद्देश्य है? तो पहला, पाठ को रोचक बनाना, पाठ को रोचक बनाना। हम लोग विद्यार्थियों को जो पाठ योजना बनवाते हैं तो उसे कहते हैं कि आप प्रस्तावना है वो चित्र के माध्यम से कीजिए, क्योंकि बालक को जब हम प्रारंभ में ही चित्रों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से समझाते हैं तो विद्यार्थी हैं उनमें आगे के जो पाठ को पढ़ने में रुचि जागृत होती है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि विद्यार्थियों को हम लोग इन सहायक साधनों के माध्यम से पाठ के अंतर्गत रुचि उत्पन्न करें, और विद्यार्थी है वो एकदम मतलब कि ऐसे नहीं कि नीरस होकर उस पाठ का श्रवण करे, बालक भी सक्रिय रहकर उस पाठ का श्रवण करे, उसको समझे, विचार शक्तियों का विकास हो उनके अंतर्गत। तो इसी प्रकार से पाठ को रोचक बनाने के उद्देश्य से हम इन सहायक साधनों का प्रयोग करते हैं। फिर है ध्यान पाठ पर केंद्रित करने के लिए, ध्यान पाठ पर केंद्रित करने के लिए। जब विद्यार्थियों के समक्ष सहायक सामग्री प्रस्तुत कर दी जाती है तो विद्यार्थी है वो पाठ के और आकर्षित होते हैं, उनको पाठ को आगे किस प्रकार और समझाया जाएगा, किस प्रकार उस विषय वस्तु की जानकारी उन तक पहुंचेगी, ये सारी बातें उनके मन में घूमती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्यार्थी है वो पाठ की ओर आकर्षित होते हैं इन सहायक साधनों के माध्यम से। हम लोग भी देखते हैं कि एक तो अध्यापक किताब लेके पाठ को पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, इधर उधर ध्यान होता है। वही अगर कोई मॉडल या चित्र लेकर आता है अध्यापक, तो सभी बालकों को ध्यान उस मॉडल पर हो जाता है और वही ध्यान केंद्रित। अब अध्यापक जब विद्यार्थियों को ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो गया है तो अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। फिर है गूढ़ बातों के अर्थ समझने हेतु, गूढ़ बातों के अर्थ समझने हेतु। अब जो गूढ़ बातें यानी कि जो छिपी हुई कह सकते हैं या फिर जो कहें कि कठिन है, जो विषय सामग्री विद्यार्थियों को कठिन लगती है, जब इन सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत आसानी से विद्यार्थियों को समझ में आ जाती है, क्योंकि एक तो हम लोग केवल जानकारी देते हैं और एक प्रत्यक्ष जानकारी उन्हें प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान दिया होता है वो विद्यार्थियों के जो बारीकियाँ होती है, विद्यार्थी उन बारीकियों को समझने लग जाते हैं, यानी गूढ़ अर्थ, बारीकी मतलब व्यापक या गूढ़ अर्थ होता है। ठीक है, तो उसको समझने का वो प्रयास करते हैं इन शिक्षण सहायक साधनों के माध्यम से। विद्यार्थियों को जो गूढ़ अर्थ है या रहस्यपूर्ण जो अर्थ है उनको समझाने के उद्देश्य से ये शिक्षण सहायक सामग्री होती है। फिर है अर्जित ज्ञान का स्थायित्व के लिए, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिए। अब जो विषय सामग्री विद्यार्थियों ने अर्जित यानी ग्रहण की है, ठीक है, जिनका अर्जन किया गया है, उस ज्ञान को वो ज्ञान विद्यार्थियों के लिए स्थायी बना रहे। एक चीज होती है रटी रटाई विद्या में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। अब रटी हुई चीज विद्यार्थी कुछ समय तक ही याद कर पाते हैं, वही अगर वो प्रत्यक्ष रूप में या मूर्त रूप में या फिर किसी भी दृष्टांत या उदाहरण के रूप में वो चीज़ प्रस्तुत की जाती है तो विद्यार्थियों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क के अंतर्गत लंबे समय तक यथावत बनी रहती है, यानी स्थायित्व रहता है। जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो एज इट इज उनके दिमाग पर रहता है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के जो हमने टॉपिक पढ़े हैं। अब इसी को आप, ये हमारा दोहरान कार्य का दूसरी यूनिट का बिंदु था। अब आप लिखे ग्रहकारी प्रश्न। ग्रहकारी प्रश्न में आप लिखे सहायक साधनों के महत्व एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करें।
ठीक है, तो ये आपका दोहरान कार्य से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको दिया है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से आप लिखें। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें आप लोग। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।